हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जी हाँ बच्चों, इसमें हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स। आपको पता है गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? तो जी हाँ, 3: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। इन तीनों ऑर्गन मिलकर हमारा गवर्नमेंट डेमोक्रेसी चलता है। तो बच्चों इसमें डिस्कस करेंगे कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है और ये क्या क्या करता है। गवर्नमेंट का कौन सा बॉडी एग्जीक्यूट करने का काम करता है, लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इजी और आसान शब्दों में। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें एडको क्लासेस को। वीडियो पसंद आए लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्लास 8 में इसको डिस्कस करूंगा। आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने में भी आपका हेल्प होगा बीपीएससी यूपीएससी में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो है आपका, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सारे को मिलाकर इन सारे लोगों का काम है बने हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका काम क्या है एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। तो गवर्नमेंट जो हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। मीन्स हमारे जो कंट्री में पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट का जो कंसेप्ट है वो लिया गया है यूके से। हमारे देश में एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। दोनों का काम होता है लॉ को मेक करना। और ये दूसरा जो होता है एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एक होता है जुडिशियरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। दोनों लॉ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल की हम बात करते हैं उसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और एक स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होता है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरी हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट होता है उसको 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट जो होता है उस सबसे सुप्रीम एग्जीक्यूटिव होता है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे यहाँ प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट जो है स्टेट का हेड होता है। स्टेट का हेड होता है प्रेसिडेंट। ये सारा डिस्कशन आर्टिकल 52 से लेकर 78 में मेंशन है इसको, और पार्ट 5 है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखोगे। आर्टिकल 52 से लेकर 78 प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन है, और पार्ट 5 क्वालिफिकेशन। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट का तो क्वालिफिकेशन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया की सिटीजन्स होनी चाहिए। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। देन शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा का मेंबर्स होता है उसकी एज, उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट पर आपको अपॉइंट नहीं होना है, ओके। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट्स के जो टेन्योर्स होता है, कार्यकाल होता है, 5 ईयर्स होती है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को अगर देना हो तो किसको देगा? तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। आप मुझे बताएंगे कि इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? जी हाँ, जगदीप धनखड़। और प्रेसिडेंट कौन है? ओके जी, वेरी गुड, द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्शन प्रोसीजर कैसा है। आपको अगर प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फाइल करनी है तो 15,000 रुपये आपको डिपॉजिट करनी होगी। और 100% जो पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं आपको जानने वाले होने चाहिए। 50 प्रोपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। प्रोपोजर्स जो आपको एकदम नज़दीक से जानते हो, 50 जो दूसरे पर्सन से आपको जान रहे हैं, लेकिन 100 लोग आपको जानने वाला होना चाहिए ताकि वो बोल सके हाँ इनको मैं जानता हूँ, इनको वोट मैं दूंगा। उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग के तहत होता है, जिसमें पार्लियामेंट हाउस के मेंबर्स लाइक लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स भाग लेते हैं। राज्यसभा में उन मेंबर्स को छोड़कर जो नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उनको छोड़ना है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा
के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर को अभी थोड़ा सा हटा दिया गया है। नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं इसमें पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। उसके बाद हम बात करेंगे वोटिंग ऑफ डन सीक्रेट बैलेट, इसको समझते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस में क्या होता है, सबसे पहले आप पहले इसको ऐसे करते हैं, एक एमएलए, किसी भी स्टेट की एक एमएलए की वोट वैल्यू, जनरल जो पीपल्स होते हैं उनकी जब जनरल इलेक्शन में एक वोट करोगे तो उसकी वैल्यू एक होती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। एक एमएलए का वैल्यू और एक एमपी का वैल्यू अलग होता है। सपोज कि मैं यहाँ पंजाब का एग्जांपल लिया, पंजाब में 1,35,000 1,35,51,000 पॉपुलेशन है, और वहाँ पर इलेक्टेड जो एमएलए है उसकी संख्या 104 है। उससे डिवाइड करो, जितना आएगा उसमें 1000 से आप डिवाइड करो, अप्रॉक्स 130 आएगा। यानी एक एमएलए का वैल्यू कितना आया, 130। वन एमएलए का वैल्यू कितना आया, 130। अब इसको टोटल जितना एमएलए उससे मल्टीपल कर दो, टोटल आ जाएगा 13,520। ये आपका पंजाब का। ऐसे ही आप सारे स्टेट का निकाल लो, सारे स्टेट का निकालने के बाद आप उसको ऐड कर दो। ये आपका काम नहीं होता, जनरली ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का। तो सारे स्टेट का जब आप निकालते हो तो आपके पास कितना वैल्यू आ जाती है टोटल एमएलए का, टोटल एमएलए का वैल्यू आ जाती है 5,44,971। उसके बाद अब आप एक एमपी का वोट वैल्यू निकालने जा रहे हो। एक एमपी का वोट वैल्यू, एमपी कहने का मतलब इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर से लोकसभा मेंबर, ठीक है। तो अभी पंजाब टोटल मान लेते हैं कि एस्टिमेटेड फिगर लेकर चल रहा हूँ 776, उससे डिवाइड कर दो टोटल एमएलए के वोट वैल्यूज में। उसके बाद जो भी आएगा उसमें 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो टोटल राज्यसभा और लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं 5,44,752, ये टोटल आ गया इंडिया का वोट वैल्यू एमपी का। और एमएलए का तो 5,44,971 आ ही चुका था। अब आगे चल के देखते हैं, फिर सेक्रेट वैलेट वोटिंग स्टार्ट होती है। सेक्रेट वैलेट वोटिंग का मतलब होता है, सपोज कि जितने कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं उन सारे कैंडिडेट का नाम वैलेट पेपर पर लिखा होता है। सपोज कि ये वैलेट पेपर है, इस पर ए एक कैंडिडेट है, बी एक कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के लिए, सी एक कैंडिडेट है। अगर एमपी इसको वोट देने जाता है तो इसमें से किस कैंडिडेट को सबसे पहला चॉइस प्रेफर नाम करता है तो उसको पसंद आ जाता है बी वाला फर्स्ट, तो इसको 1 दे देगा, ए वाला सेकेंड, सी वाला थर्ड। फिर दूसरा आदमी जाता है वैलेट पेपर लेकर, उस पर भी लिखा रहेगा कैंडिडेट का नाम ए बी सी जो भी हो। अगर उसको पसंद आए ए वाला को फर्स्ट, सेकेंड वाला को सेकेंड, थर्ड वाला को थर्ड, फिर तीसरा कैंडिडेट गया, वो उसमें भी नाम लिखा हुआ है कैंडिडेट का, किसका, जो इलेक्शन में खड़ा है प्रेसिडेंट। उसने क्या किया, सी वाले को फर्स्ट, बी वाले को सेकेंड एंड ए वाले को थर्ड दे दिया। इस तरीके से वो वैलेट पेपर में ये फोल्ड करके डाल दिया जाता है। ध्यान रखना, एमपी जो लोग होते हैं उसको आपको ग्रीन वैलेट पेपर, ग्रीन पेन दिया जाता है, लेकिन जो एमएलए होते हैं उनको पिंक दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेक्रेट वैलेट पेपर में ये तो हो गया, आप वोट कर दिए। फिर आपको आपके नाम से एक बॉक्स रहता है। सपोज ए कैंडिडेट वाले को ए बॉक्स मिला, बी वाले को बी मिला, सी वाले को सी मिला। इलेक्शन काउंटिंग के समय इलेक्शन कमीशन काउंट करता है। आपको मालूम होना चाहिए सारा कंडीशन, सारा प्रोसीजर 60 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। समझ में आ रहा है बातें। तो सपोज कि पहला राउंड में इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है कि ए कैंडिडेट को कितने लोगों ने, अब बी कैंडिडेट को कितने लोगों ने, सी कैंडिडेट को कितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, सबको अलग करो। तो ए वाले का ज़्यादा हो गया, बी वाले को ए से कम हो गया और सी वाले को बहुत कम हो गया, तो सी वाले को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब दूसरे राउंड में फिर से इलेक्शन कमीशन चेक करता है। अब चेक करता है कि ए वाले कैंडिडेट को कितने लोगों ने सेकेंड पोजीशन और बी वाले को कितने लोगों ने सेकेंड पोजीशन दिया है। तो सेकेंड राउंड में बी वाले का सेकेंड पोजीशन देने का जो नंबर्स है वो ज़्यादा हो जाता है एक ए से, क्योंकि ये जब बाहर हो जाता है तो कंपटीशन दो लोगों के बीच में, किसी एक को ही जिताना है।
तो जब बी वाला कैंडिडेट का नंबर ज़्यादा हो गया तो बी को अनाउंस कर दिया जाता है विक्ट्री। इस तरीके से सीक्रेट बैलेट सिस्टम स्टार्ट होता है। आई होप इसको समझ में आया होगा आपको। 8 क्लास के लेकर है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आगे भी आप समझ लोगे। तो मैंने आपको बोला इलेक्शन कमीशन प्रिंटेड इन 2 कलर्स, ग्रीन और पिंक, ग्रीन फॉर MP, पिंक फॉर MLA। सेकेंड, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है बच्चों? प्रेसिडेंट 3 प्रकार से पावर को यूटिलाइज कर सकता है। पहला, इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में पहला डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगती है। प्राइम मिनिस्टर के कहने और कैबिनेट मिनिस्टर के कहने पर ये इस प्रकार का इमरजेंसी लगता है। स्टेट इमरजेंसी 352। गवर्नर रूल, इसमें गवर्नर का रूल लग जाता है, इस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट। और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है 360 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, थोड़ा सा आप इसे देख लेंगे। गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो गवर्नर होता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन किसके कहने पर? तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। द प्रेसिडेंट गिव अस रेजिग्नेशन टू द, प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाई वाइल इन ऑफिस, मर जाते हैं अपने ड्यूटी रहते हैं, तो कितने महीने तक कोई उनके पद को संभाल सकता है? लाइक वाइस प्रेसिडेंट 6 मंथ। कितने महीने? 6 मंथ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। अपने पोस्ट पर कितने बार री इलेक्शन लड़ सकता है या बन सकता है PM? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटेन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द UPSC? प्रेसिडेंट। आप ये 4-5 क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे इसको बना लेंगे। What is the mean of by union executive? Who elect the president of India? Enlist all the legislative power of the president. And what is the mean by president rule when it is implemented? चलिए प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो हेड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 75 कहता है प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 75 के तहत प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर हाउस के किसी भी हाउस का मेंबर्स हो सकता है। लोकसभा का भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और राज्यसभा का भी मेंबर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। 74 में यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अपॉइंट होंगे प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर। ध्यान रखना, इस प्राइम मिनिस्टर जो पोस्ट है बच्चों सिलेक्टेड पोस्ट है। मिनिस्टर होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो मिनिस्टर होता है लोकसभा का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के प्रति। 78 में ये कहा गया प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट ऑल डिसीजन मेड बाय काउंसिल मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इज इट क्लियर? कुछ पावर की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे ब्रिज का काम करता है। प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर के बीच में जो रिलेशन सेटअप करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मिनिस्टर। चेयरमैन मतलब प्राइम मिनिस्टर ही कह सकता है प्रेसिडेंट को कि ये नंबर देगा, नंबर नहीं मीन्स नेम देगा, क्योंकि इसको अपॉइंट करो तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। चेयरमैन होते हैं कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रेसाइड ओवर कैबिनेट सेशन एज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बातें। चलिए अगर समझ में आ रहा तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। PM कैन आस्क फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर। PM के पास इतना पावर है कि वो किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन देने के लिए या रिजाइन रोक सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसकी पोस्ट को चेंज कर सकता है। होम मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर को डिफेंस मिनिस्टर भी बना सकता है। ही गाइड
प्राइम मिनिस्टर जो होता है गाइड करते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द मिनिस्टर। मिनिस्टर के बीच में जो भी इंटरेक्शंस होता है उनको समझाना, उन्हें गाइड करना, उन्हें डिपार्टमेंट अलॉट करना, ये सारे चीज़ें जो होता है प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, जब भी करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो कोलैप्स्ड। प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करेंगे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, खत्म हो जाएगा, भंग हो जाएगा। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई अगर रिजाइन देगा तो जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है इसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 में मेंशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। द काउंसिल हैज़ 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तीसरा डिप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर में आपको डिफेंस, फाइनेंस, होम मिनिस्टर ये सारे आ जाएंगे। स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है इंडिपेंडेंट चार्ज के तहत होती है। ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु डज नॉट वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर। जो भी मिनिस्टर होगा स्टेट का वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में काम नहीं करेगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ही इज़ अ मिनिस्टर हु डज नॉट हैव ए इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट and works under a cabinet minister. The work to such minister is allotted by his cabinet minister. Deputy minister, he is a minister who works under a cabinet minister. A minister of state with independent charge. ये मिनिस्टर जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, हिज वर्क इज अलॉटेड बाय द मिनिस्टर अंडर हुम इज ही इज वर्किंग। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ जाके ख़त्म होता है। आगे हम बात करेंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव का मतलब एक समूह जवाबदेही। जब भी डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो दैट्स ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एज द लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। इफ़ एंड वेन द लोकसभा पासेज द नो कॉन्फिडेंस मोशन, कभी भी और यदि जब भी लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन उस कंडीशन में पास की जाती है जब किसी पार्टी की मेजोरिटी कम हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें लोकसभा में टोटल सीट 543 है। इसमें से आपको अगर आपको रूलिंग एक पार्टी बननी है, आपको गवर्नेंस बनानी है तो 273 आपको लाना होगा। अगर 273 से आपके पास कम वोट आ जाते हैं, कब सीट रहते हैं, तो उसको नो कॉन्फिडेंस वोट कहते हैं। उस कंडीशंस में क्या होगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस लाने के लिए, आपके पास वोट को पूरा करने के लिए 273 लानी है, ठीक है। तो अगर नहीं आप लेके आते तो गवर्नर आपको क्या कर सकती है, आपके पार्टी को ख़त्म कर सकती है, कोलैप्स कर सकती है। दिस इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के प्रति काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेही होता है। डैट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर, इफ द प्राइम मिनिस्टर्स रिजाइन तो होल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स आर पोस्टपोन्डेड, सस्पेंडेड या फिर कोलैप्स्ड। सिविल सर्विसेज की बात करते हैं बच्चों। आगे टॉपिक का नाम है सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज लाइक द डिफेंस पब्लिक सर्विस। सिविल सर्विस कंसिस्ट द मेंबर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें IAS होते हैं, IPS पोस्ट का नाम है इंडियन फॉरेन IFS फॉरेन सर्विस। इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव में। गवर्नमेंट इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिविल सर्विसेज में होती है। सिविल सर्विसेज होल्ड ऑल वर्क्स एंड डू वर्क इन अ प्रॉपर वे, वी कैन से। सिविल सर्विसेज का ही काम होता है डिसिप्लिन एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना अपने टाउन या शहर में। सिविल सर्विसेज को ही काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने का, क्योंकि सिविल सर्विसेज काफ़ी जो होते हैं वो सारे एक गवर्नमेंट का खास अंग होता है, सर्वेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे RTI एक्ट। इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये कब लाया गया था? 2005 में। किसके? ये फंडामेंटल राइट्स है। 1901 में इसको मेंशन किया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। द गवर्नमेंट इनैक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन इन 2005। इसको एक्चुअली देखा जाए तो कहा जाए, और अरुणा रॉय एक सोशल एक्टिविस्ट थी, वो फाउंडर माना जाता है इनकी, ऑफ द मजदूर किसान शक्ति, द फाउंडर ऑफ RTI। तो ये सारी चीज़ें इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पावर को गवर्नमेंट की अपने पावर से गवर्नमेंट के हर उस वर्क को जान सकते हो। पिटीशन फाइल करके आप फॉर्म भर करके, RTI एक्ट करके एक फॉर्म होता है, उसको आप भर करके आप इसे कर सकते हो।
वाइडली यूज सिटीजन्स मीडिया एंड कवर करप्शन, जैसे प्रोग्रेस इन गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट ने कितना काम कहाँ किया, करप्शन की क्या हाल है, कितना चीज़ें, मतलब कह सकते हो गवर्नमेंट का उन सारे काम को छोड़कर, बाकी सारे काम, कौन से सारे काम को छोड़कर, जो सिक्योरिटी की बात होती है, देश की सुरक्षा से रिलेटेड कोई टॉक होता है, उसको छोड़कर बाकी सारे डिस्कशन को हम आरटीआई के तहत फॉर्म फिल करके हम मांग सकते हैं। अब अगर आरटीआई करना चाहते हो तो मिनिमम कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज़। लेकिन जब फ़ोटो वीडियो या डिफरेंट तरह का आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको चार्ज लगेगा, लेकिन मिनिमम फाइल करने में 10 रुपीज़ लगता है। तो कह सकते हैं कि सबसे पहला जो आरटीआई इंडिया में डिपॉजिट की गई थी, या फिर कह सकते हैं रजिस्टर की गई थी, वो 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी साहिब राजा, ठीक है, पुणे पुलिस स्टेशन में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिला। बच्चों, आपको आरटीआई कैसे फाइल करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ यहाँ पर बताना जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और फिर आपको समझ में आ जाएगी आरटीआई कैसे फाइल करना है, ठीक है। नमस्कार, कानून के पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। हमारा संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है। मतलब देश का हर नागरिक किसी भी विषय पर अपनी बात रखने और उसे दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार रखता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि सूचना और पारदर्शिता के बिना अभिव्यक्ति की आजादी अधूरी रहती है। इसलिए सरकार 2005 में सूचना का अधिकार कानून लेकर आई। यह कानून भारत जैसे जटिल और विविध लोकतंत्र के लिए जरूरी है। यह कानून सही मायनों में हमारे लोकतंत्र के प्रति आम नागरिक की आस्था को बल देता है, मजबूत बनाता है। आइए देखते हैं इस कानून की खास बातें। वैश्विक स्तर पर सूचना के अधिकार को पहचान 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाने के बाद मिली। इस मैकेनिज्म का मकसद मीडिया या दूसरे माध्यम से आमजन को सूचना मांगने और लेने का अधिकार देना था। और कई दशकों बाद लोकतंत्र को मजबूत करने और गवर्नेंस में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सारे देश में लागू कर दिया। सूचना के अधिकार कानून का मूल मकसद नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराकर सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र की कार्यशीलता को बढ़ावा और दिशा देना है। ये कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में अवगत कराने की दिशा में बड़ा कदम है। इस कानून के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय में आरटीआई दर्ज कराकर जरूरी जानकारी ले सकता है। ये कानून सरकार से लिखित सवाल जवाब करने का हक हर नागरिक को देता है। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में एक प्रभावी कदम के रूप में सूचना का अधिकार विधेयक को जून 2005 में संसद से पारित करवाया। जुलाई 2019 में इसमें संशोधन कर कमियों को दूर किया गया। अब जानते हैं इस कानून की बड़ी बातों को। आरटीआई के अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद और राज्यसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत वो सभी विभाग शामिल हैं जो सरकारी आदेश से बने हैं या सरकार से वित्तीय सहायता लेते हैं। आवेदक को 10 रुपए का आवेदन शुल्क देना पड़ता है। कई राज्यों के आवेदन शुल्क में भिन्नता हो सकती है। गरीबी रेखा के नीचे वाला आवेदक बिना किसी शुल्क के सूचना मंगा सकता है। मांगी गई सूचना अगर आवेदक के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी है तो उसे 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आरटीआई एक्ट में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण कंप्यूटर में करें। प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होने की स्थिति में आप स्थानीय से लेकर राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले
एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। इस कानून में केंद्र की तर्ज पर राज्यों में भी एक राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाओं को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। तो राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था, सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है। सूचना किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कानून के पाठशाला कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए कानून और उससे जुड़े प्रावधानों को लेकर। नमस्कार। आपने हमसे पूछा था कि आरटीआई कैसे दायर की जाती है, तो चलिए आपको आज मैं बताती हूँ कि आप आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को आरटीआई एक्ट भी कहा जाता है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, उनकी जवाबदेही बढ़ाना और भ्रष्टाचार को रोकने के मकसद से सूचना का अधिकार लाया गया था। आरटीआई फाइल करना एक बेहद सिंपल प्रक्रिया है जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं और ये आपका कानूनी अधिकार है। बस आपको ये तय करना होगा कि आप क्या जानकारी किस महकमे से हासिल करना चाहते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आप ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन आरटीआई डालने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे rtionline.gov.in पर। यहाँ आपको 21 दिशा निर्देश दिए जाएंगे जिन्हें पहले अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर बॉक्स को टिक करके सबमिट रिक्वेस्ट क्लिक करें। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जहां आपको ये चुनना होगा कि आप किस मंत्रालय, विभाग या शीर्ष संस्थान में आरटीआई डालना चाहती हैं। इसके बाद आपको अपने बारे में पूछी गई जानकारियों को फॉर्म में भरना होगा। इसी फॉर्म में आप एक बड़ा बॉक्स देखेंगी जहां आपको 3000 कैरेक्टर्स में लिखना होगा कि आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं। संबंधित मंत्रालय, विभाग या संस्थान से आप जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं उन्हें संबोधित करते हुए अपने सवाल छोटे और स्पष्ट लिखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपको फीस के लिए पूछा जाएगा जो आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऑफ मास्टर या वीजा या रुपे कार्ड से पे कर सकती हैं, जो सामान्य तौर पर 10 से 100 रुपए तक हो सकती है। लेकिन अगर आप ये जानकारी किसी दस्तावेज या वीडियो में मंगवाती हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा रुपए देने होंगे।